हेलो गाइस, तो एक और एफएलटी नंबर 7 आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो बेसनगर अभिलेख आपको मिल जाएगा विदिशा में। ठीक है, और ये हेलियोडोरस एक इंडो ग्रीक व्यक्ति था जो तक्षशिला का निवासी था, और तक्षशिला से ये आया था विदिशा में। और ये बेसनगर खाम बाबा इसको भी बोला जाता है, अभिलेख को बेसनगर अभिलेख को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों को जैन धर्म का संरक्षण प्राप्त था, और राष्ट्रकूट के डायनेस्टी का जो फाउंडर है उसका नाम है दंती दुर्ग। ठीक है, साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी मेनली। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? एक अच्छा क्वेश्चन है। तो रोजगार कार्यालय की इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। फिरोज शाह तुगलक ने की थी बेरोजगार विभाग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? फारसी नहीं थे, अफ़गानी और चंगती तुर्क में चंगती तुर्क थे ये लोग। बाबर ने इस्टेब्लिश करी थी मुस्लिम लूर भारत में, वो 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, उसके बाद से तो चंगताई तुर्क थे ये लोग। किस मुग़ल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को और पेबोस इन दोनों को समाप्त किया था? तो वो अकबर नहीं था, शाहजहाँ है इसका उत्तर। ठीक है, सिजदा जो था वो इसे साष्टांग दंडवत करके प्रणाम होता था, एक सुल्तान को, राजा को करना होता था। तो उसको शुरू किया था बलबन ने और ख़त्म किसने किया? शाहजहाँ ने। अगला क्वेश्चन, 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग था, जो कि नाना साहेब के कमांडर इन चीफ थे। अगला क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आरबी रासबिहारी घोष साहब थे। और इसके बारे में हम आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूँ। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच की जो दरार थी वो सूरत स्प्लिट में 1907 के सेशन में देखने को मिली। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुम्मेली थे? सुम्मेली थे बताना है, मतलब बाकी सारे असुम्मेली थे। तो लाजपत राय ने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किताब, और जिसने लिखी उसको मैच करना है, नहीं लिखी थी। दादा भाई नेहरूजी ने लिखी थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नेहरूजी ने अनहैप्पी इंडिया नहीं लिखी थी, वो लाला लाजपत राय साहब ने लिखी थी। रफ़ीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस पर रुकते हैं एक मिनट। और सुभाष चंद्र बोस ने गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन नहीं लिखी थी, ये लिखी थी राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, 1940 और 60 के बीच का कार्यकाल, राम मनोहर लोहिया शानदार लीडर, इनके बारे में पढ़िए आप। एक शानदार नेता थे ये, कोई तोड़ नहीं था इनके ज्ञान का। ठीक है, रफ़ीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखी थी, तो ये बिल्कुल सुम्मेली थे, तो ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थिति को सीधी कार्रवाई दिवस? तो सीधी कार्रवाई दिवस का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उसका विरोध करना और पाकिस्तान बनाने का समर्थन करना, या पाकिस्तान की परमानेंट एक मांग करना। तो ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, और दंगे भी हो गए थे इसकी वजह से बंगाल के अंदर, और 7,000 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के द्वारा एक बहुत ख़राब काम था ये। डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं इसको, सीधी कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त 1946 को। इन्होंने देखा था कि कैबिनेट आने के बाद से कांग्रेस के बनने की मांग जो है वो बिल्कुल, कांग्रेस की जो मांग है वो पूरी हो गई है, और मुस्लिम लीग को फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये काफ़ी खफा थे, और इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे किया, और इनकी वजह से दंगे हुए सांप्रदायिक, और बड़ी दिक्कत हुई। तो 16 अगस्त 1946 इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये, बिल्कुल क्वेश्चन आने की, और इसके बैकग्राउंड को जानिए आप लोग। ठीक है, बता ही दिया ऐसा मैंने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, भगत सिंह से है। और असेंबली में बम फेंकते टाइम इन्होंने इसका नारे का उपयोग किया था पहली बार या वहीं पे किया था, जहाँ तक जानकारी है। तो भगत सिंह से संबंधित सिंपल क्वेश्चन। चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 327 के तहत प्राप्त है। चुनाव से संबंधित राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि कौन करता है? देखो, राज्य निर्वाचन है तो राज्य के लिए कौन आ जाएगा? राज्यपाल द्वारा होगी। और राज्य निर्वाचन आयोग आपके पंचायत के और म्यूनसिपल के चुनाव को कंडक्ट कराता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसे अपना त्याग पत्र देख सकते हैं? अब यूपीएससी है, ये संघ के हैं, तो अपना भारत के प्रधानमंत्री को देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। यूपीएससी के जो चेयरमैन और मेंबर होंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना है? तो 14वें के अंदर है। ठीक है,
14वें पार्ट के अंदर दी हुई है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत का है तो राष्ट्रपति ही करेगा, केंद्र राज्य को कोई लेना देना नहीं है। नीति आयोग की स्थापना, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आने के चांसेस है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है और फैक्ट है ये। 1 जनवरी 2015 एनडीए के कार्यकाल में हुई थी, मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया और नीति आयोग को लेके आए कब? 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसको अमेंड कर दिया, आप लोगों ने एक्ट पढ़े हों पिछली बार अगर पेपर दिया हो तो 370 कर दिया गया। ठीक है, इसको अमेंड करा, 2019 में अमेंडमेंट हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट के अंदर, तो 3 वर्ष 70 साल कर दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके? राष्ट्रीय है महिला आयोग तो केंद्र सरकार, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये। ठीक है, तो कौन करेगा इसको? केंद्र सरकार करेगी। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे चलते, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो अगेन ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति आयोग किस विभाग में? तो 338 आर्टिकल में आपको मिल जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और 338A के अंदर मिल जाएगा आपको नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब। तो ये मिल जाएगा आपको भाग 16 के अंदर। ठीक है, भाग 16 इसका उत्तर है। वो आर्टिकल आपको लगे हाथ याद रख लेना चाहिए। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में करंट अफेयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन 2020 किसे चुना गया? तो जो बाइडेन और कमला हैरिस को चुना गया। मेजर खबर थी, सिंपल क्वेश्चन। अमेरिकी संसद के सीपीसी के अध्यक्ष, सीपीसी का आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस, मतलब कि एक कांग्रेस है, लोगों का समूह है, उसके अध्यक्ष के रूप में भारतीय मूल के सांसद को किसको चुना गया? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आने की संभावना बिल्कुल है, इससे संबंधित जानकारी प्रमिला जयपाल है इसका उत्तर। ठीक है, भारतीय से संबंधित है, भारतीय है पहली बात, और पर्सन इन न्यूज़ है और अमेरिका की सांसद है, बहुत बड़ा पद है, तो प्रमिला जयपाल। ठीक है, मानव अधिकार दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट इसकी थीम थी। टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे थीम वीम याद करना। आगे चलते, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो पार्थिव पटेल ने की थी। ठीक है, पार्थिव पटेल ने की थी। दिसंबर 2020 में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? सिंगापुर में आयोजित की गई। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 21 में भारत का स्थान है 10वां स्थान है। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्य पद की शपथ ली है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, भले इनकी टर्म पूरी नहीं हो पाई लेकिन 7 बार ये मुख्यमंत्री पद का इनको सौभाग्य मिला है। किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, बांग्लादेश ने जीता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो जो भी हिंदू हैं जो इन देशों में परेशान हो रहे हैं, वो अगर भारत में आके नागरिकता मांगेंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी, ये कानून का नियम था। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। ठीक है, तीनों मुस्लिम देश हैं। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ होगा? तो हांगझाऊ चीन में होने वाला है ये। अब लगता तो नहीं है कि चीन में होगा, एशियन गेम्स है। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? फंडामेंटल राइट हमने लिए हैं यूएसए के बिल ऑफ राइट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के संविधान डी से। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लिया गया? तो 43 आर्टिकल को लिया गया। आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है कि मजदूरों एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ठीक है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से एक नहीं है? तो देख लेते हैं, जो प्रियम्बल में आपका रिपब्लिक गणतंत्र का मीनिंग दिया हुआ है उसकी फ़िलोसॉफी पूछ लिए, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में नियुक्त होती है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है। तो कौन हो गया? गणतंत्रीय अवधारणा का मतलब तो सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान, तो राष्ट्रपति है हमारे वहाँ पे, उसके अंडर होती है। तो इसका मतलब ये होता है रिपब्लिक का मतलब। ये आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ही हो पाएगा, इसमें रटने का कुछ था ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण है, गो संरक्षण है, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये इसका उत्तर है। ये नहीं है क्योंकि ये अब फंडामेंटल राइट हो गया है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है,
राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो गया है, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए संविधान सभा गठन का विचार दिया था? तो साइमन कमीशन ने नहीं दिया था, राजाजी फार्मूले ने नहीं दिया था, CR फार्मूला भी बोलते हैं इसको, सी राजागोपालाचारी फार्मूला। कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था, वेवल योजना भी नहीं थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारतीय संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो संघीय शासन आपको मिलेगा 1935 के एक्ट के वजह से। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा किस वर्ष लाया गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब लाया गया था? कॉन्सेप्ट 2005 में लाया गया था। मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगा आपको? पीथमपुर में देखने को मिलेगा। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, ये इकोनॉमी का एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है भारत में निर्धनता का अनुमान या कैलकुलेशन। बैंक दर वह है, देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दो चीज़ें होती है। तो बैंक रेट शॉर्ट टर्म के लिए होती है और रेपो रेट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो पहली बात तो बैंक रेट और रेपो रेट में ये अंतर होता है। और रेपो रेट क्या होती है? जिस पे कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिसमें RBI कमर्शियल बैंक से लेता है, उल्टा हो जाता है। तो बैंक रेट शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन है रेपो रेट ही, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक अगर आपको पता है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, तो आप इजीली कर लोगे। भुगतान संतुलन में निहित होता है, क्या होता है? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण दोनों होता है, तो उक्त सभी आ जाएगा इसका उत्तर। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा मध्य प्रदेश, यहाँ पश्चिमी भाग में कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है, तो इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा के पठार में ज्वालामुखी से बनी हुई ढक्कन ट्रेप है ये, तो काली मृदा है यहाँ पे। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी महादेव पहाड़ियों पे स्थित है। मध्य प्रदेश का उज्जैन जिले में जंतर मंतर वेधशाला निर्माण किस राज्य द्वारा करवाया गया था? किस राजा द्वारा आएगा यहाँ पे? तो सवाई जहाँ सिंह ने करवाया था, और सब उज्जैन में नहीं, 2-4 जगहों पे इन्होंने कराई थी। शिप्रा के दाहिने किनारे पे कब कराई थी? 1773 में। एक शानदार राजा थे ये, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, और साइंस और टेक्नोलॉजी एस्ट्रोनॉमी के ज्ञाता थे ये उस समय में, बहुत बड़ी बात है ये, सवाई जय सिंह। ठीक है, जयपुर और राजस्थान के राजा थे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो नर्मदा अपवाह तंत्र नहीं है, पहली बात तो ये अपवाह तंत्र पूछ रहा है, ये मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो गंगा यमुना ही बनाती है, और कहाँ पे बनाती है? इधर बुंदेलखंड और सेंट्रल हाईलैंड की तरफ बनाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नर्मदा नदी पर आधारित सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमृतलाल लवेगड़ है, एक बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने नर्मदा को बचाने के लिए और नर्मदा को बचाने हेतु जागरूकता बढ़ाई है, और बहुत किताबें लिखी है इन्होंने। ठीक है, नर्मदा पुत्र भी बोला जाता है इनको, अमृतलाल लवेगड़ को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पन्ना बाग अभ्यारण्य से गुजरती है? तो केन नदी गुजरती है, शानदार साफ़ सुथरी नदी है, बिल्कुल 3-4 फीट तक आपको साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। उर्मिल परियोजना, पहली बात तो उर्मिल नदी के बारे में एक इतिहास से भी संबंधित जानकारी बता देता हूँ आपको। छतरपुर में उर्मिल नदी के किनारे पे आपको चरण पादुका नरसंहार हुआ था, जिसको जलियांवाला बाग ऑफ मध्य प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के एकमात्र अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो रातापानी अभ्यारण्य को शामिल किया एकमात्र जो है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा शाही आरक्षित? तो ग्वालियर में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो इजीली हो जाता है ये इस लॉजिक से भी। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन महाविद्यालय बालाघाट की स्थापना 1979 में की गई थी, 1979 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया? तो इसमें थोड़ा सा अपन अंदर चलते हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है भारत सरकार का, वो 2002 का है, और उसके अंतर्गत धारा 63 सब क्लॉज 1 के अंदर, उस धारा के अंदर हमारे मध्य प्रदेश में भी एक बोर्ड खोला गया, वो उसका वर्ष था 2004। ठीक है, तो 2 साल बाद मध्य प्रदेश में बोर्ड खोला गया धारा 63 सब क्लॉज 1 के अंदर। मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, सिंपल क्वेश्चन है, भोपाल में स्थित है। और आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो आपको इंडस्ट्री का विकास दिखेगा वो मेनली दिखेगा तीसरे 5 ईयर प्लान के बाद।
तीसरी पंचवर्षीय योजना से आपको मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ का विकास देखने को मिलेगा। और भोपाल में स्थित है BHEL। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष आपको कमेंट में बताना है। बिना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल बता देंगे, सागर जिले में आती है। ठीक है, ओमान देश की सहायता से इस्टेब्लिश की गई है। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? इंदौर से हुआ, मालवा अखबार जिसका नाम था। ठीक है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1995 में किया गया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया था, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी आपको बताना है। भारत एवं इसके सभी राज्यों में जनगणना संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदर्शित है? तो आर्टिकल 246 में है। ठीक है, आर्टिकल 246 में प्रदर्शित है। छिंदवाड़ा के पातालकोट के किस जनजातियों का निवास है? तो गोंड और भारियाओं का निवास है छिंदवाड़ा का पातालकोट। ठीक है, भारिया जनजाति, आदिवासियों के भी आदिवासियों, पिछड़ों के पिछड़ों भी कहा जाता है इनको। छिंदवाड़ा का पातालकोट बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल इलाका है। और पातालकोट जो इलाका है वो जो थोड़ी सी गहराई में मिलेगा आपको, जैसे ये थोड़ा सा ऊंचाई पठार वाला हिस्सा है, तो यहाँ गहराई के अंदर आपको थोड़े से फीट के अंदर गहराई के अंदर ये जनजाति का निवास देखने को मिलेगा। बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत बसदेवा किस जनजाति द्वारा गाया जाता था? तो हरबोलो द्वारा गाया जाता था। बघेलखंड आप लोग जानते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड, ये बुंदेलखंड, और ये वाला जो हिस्सा है ये बघेलखंड, ये हमारा मालवा का पठार, ये निमाड़ का पठार। ठीक है, खजुराहो नृत्य समारोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है आर्ट एंड कल्चर का। तो 76 में स्टार्ट हुआ था, 1976। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षीय वनों में पाई जाती है। रेड डाटा बुक प्रीवियस सिंपल क्वेश्चन, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक NGO है इंटरनेशनल, वो इसको प्रकाशित करता है। रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक भी। रेड डाटा बुक जानवरों के लिए और ग्रीन डाटा बुक पेड़ पौधों के लिए। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कौन सांक्रामिक बीमारी नहीं है बताना है? तो कोरोना तो बिल्कुल है संक्रामक, छोटी माता भी है जो चिकन पॉक्स हो जाता था बच्चों को। तो ये दो तो हो ही गई, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो गया। फसल चक्र आवश्यक है, काय के लिए फसल चक्र आवश्यक है? तो देख लेते हैं हम इसको। फसल चक्र इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 65 का आंसर है सी, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फसल चक्र काय के लिए यूज़ होती है उसको देखकर ही बता पाएंगे, वो समझना पड़ेगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न से किसके रक्षण से संबंधित है? तो ओजोन परत से। बाकी ऑप्शन इजी थे तो इजीली हो जाता, सिंपल क्वेश्चन। ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, समताप मंडल में, तो ट्रोपोस्फियर इसका उत्तर हो जाएगा। ब्लैक पगोड़ा कोणार्क को कहा जाता है। ठीक है, कोणार्क कहाँ पे आपको बताना है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, एलिफेंटा महाराष्ट्र में है, निकोबार अंडमान निकोबार, सलसिट और बसीन भी अंडमान में ही आता है, रामेश्वरम इसका उत्तर हो जाएगा। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो अच्छा क्वेश्चन है, 8 गुजरती है। इसको याद रखने का तरीका है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं है, छत्तीसगढ़, झारखंड। निर्यात आयात बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? 1982 में हुआ था, और नाबार्ड का भी इसी साल हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटरों में IC चिप का निर्माण होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से मेनली, तो सिलिकॉन ऑप्शन में दिया हुआ है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com का मतलब होता है कमर्शियल, कंपनी नहीं होता है, कमर्शियल होता है। और .org दिया हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब। ठीक है, बहुत जगह .org दिखने को मिलेगा आपको, .com का कमर्शियल है। रोबोकॉप किस देश का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है? तो ये सब काम दुबई कर रहा है। सोफिया सऊदी अरेबिया की ये आपको बताना है। बिक्सबाई किस कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है? तो गूगल का तो गूगल ही रहता है, एप्पल का सीरी है, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ है नहीं अभी, सैमसंग का आता है बिक्सबी। DRDO की स्थापना कब हुई? स्टार क्वेश्चन लगाई है इस पर, बिल्कुल आने की चांसेस है इसकी, 1958 में हुई थी। ठीक है,
चंद्रयान-2 मिशन में रोवर जो यूज़ किया गया था उसका नाम था प्रज्ञान रोवर। 3 चीज़ें थी इसके अंदर, विक्रम, प्रज्ञान और एक और, तो प्रज्ञान इसका उत्तर होगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम शक्ति था, परम भी बोलते थे उसको, ठीक है। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो यूट्यूब है, वीचैट भी है, फेसबुक भी है, गूगल एक सर्च इंजन है, तो गूगल इसका उत्तर हो गया। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स साइट नहीं है? ईबे है, स्काइप ही नहीं है, आस्क मी बाज़ार भी है, अमेज़ॉन भी है। स्काइप ही एक कॉलिंग साइट है, इस पर आप वॉइस कॉल कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, वीओआईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस। भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? भारत में 3 संवेदन स्थल है। एक तो आपका यहाँ पे बांग्लादेश में सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट हो गया, और ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, ये वाला ईस्टर्न हिमालय 3 जगह पे है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पश्चिमी घाट आ जाएगा इसका उत्तर। प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था नोरियो टानीगुची 74 के अंदर। टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ये, नाम याद रखना है, फैक्ट है, कुछ नहीं कर सकते। नोरियो टानीगुची। नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, इसमें 2 चीज़ में कम कंफ्यूज होते हैं आप, रॉबर्ट क्लाइव और डुप्लेक्स का इसमें कोई हाथ नहीं था। अल्मेडा और अल्बेरिक में इसका उत्तर होगा डी अल्मेडा। पोर्टुगीज़ था ये। ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि भारत और यूरोप के बीच में जो पानी था उसके बीच में आपको ट्रेड करने के लिए पोर्टुगीज़ से परमिशन लेनी पड़ती थी, या पोर्टुगीज़ का ही एकाधिकार, ऐसा करके संबंधित थी ब्लू वाटर पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन ही उपयोग किया जाता है, ठीक है, सोलर सेल में सिलिकॉन ही उपयोग में लाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं 88 क्वेश्चन पे। एक निश्चित पते पर किसी यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना जाता है, इसको स्पैमिंग भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बॉम्बिंग बोलूँगा, क्योंकि एक ही यूज़र पे बार बार कर रहे हो आप, बार बार अटैक होता है तो बॉम्बिंग होता है, और स्पैमिंग में भी यही होता है, लेकिन स्पैमिंग एग्जैक्ट नहीं है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो आप इस पर एक बार सर्च कर सकते हो या रुक सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन ए ज़रूरी होता है खून का थक्का बनने के लिए, अदरवाइज़ अगर हमारे कुछ घाव हो जाए तो खून निकलते ही चले जाएगा, ठीक है। और इसको फाउंड किया था, विटामिन के को जो खोज करी थी वो डानिश साइंटिस्ट थे एक डेनमार्क के, उनका नाम था ह्यूरिक डैन। वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है। भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ पे? इम्पोर्टेंट है, सैटेलाइट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, देहरादून के अंदर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। 1966 में इस्टेब्लिश हुई थी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ब्रिक्स का फुल फॉर्म पता है तो ही लगा लोगे आप इसका उत्तर। सऊदी अरब नहीं है, साउथ अफ्रीका है। कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है, तो अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। तो सिम्पलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है, नुकरेक बिल्कुल मेघालय में, अगस्त्यामलई केरला में है, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में। ठीक है, नेशनल पार्क से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना। भीम ऐप का संबंध है किससे? भीम ऐप का संबंध भैया तो डिजिटल पेमेंट है, टू सब लोग जानते हो आप, यूपीआई और वगैरह करते ही हो यूज़, तो सिंपल क्वेश्चन डिजिटल पेमेंट से। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में, बिन्नी बलसर इनके फाउंडर थे, और फ्लिपकार्ट को अब ख़रीद लिया है किसने? वॉलमार्ट ने। और वॉलमार्ट क्या है? एक रिटेल कंपनी है। B2C का अर्थ क्या है? बिज़नेस टू कंज्यूमर है, ठीक है, ए व बी दोनों नहीं है, B2C एक ही, एक तरफ ही चलेगा ही। विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा VSNL बोलते हैं इसको। इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई? तो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई। लिंक्डइन की स्थापना कब हुई थी? लिंक्डइन की स्थापना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 14 दिसंबर 2002 को हुई थी। ये एक लिंक्डइन वेबसाइट है, इस पर प्रोफाइल बनाने से जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। गूगल की सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम क्या है? गूगल की सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम है गूगल प्लस। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और DRDO और CAI का भारत सरकार की संस्था है, उनका ही एक उनकी तरफ से ही बनाया गया एक सेंटर है ये, ठीक है, 1986 में
बनाया गया था इसको। तो बहुत एडवांस है ये, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स दोनों आपके सिलेबस में है। तो बेंगलुरु में है ये, हैदराबाद में नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते थे, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, तो इसमें बेंगलुरु है इसका उत्तर करेक्ट। सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए।